हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया जी सर। एक बात बताइए, आज आप नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बेसिकली ये चैप्टर कहता क्या है और क्यों बनाया गया है, जरा ढंग से सुने। बेसिकली हम लोगों ने अब तक जो देखा है, वी हैव सीन ऑल दोज 5 हेड्स ऑफ इनकम। कौन कौन सी 5 हेड्स ऑफ इनकम देख ली हैं? पहला देखा है हम लोगों ने सैलरी जी, हाउस प्रॉपर्टी, पक्की बात है सर। थर्ड देखा है पीजीपीपी। फोर्थ देखा है कैपिटल गेन। अगर कोई इनकम इन 4 हेड्स ऑफ इनकम में फॉल ना करे, सर अगर कोई इनकम, मैंने क्या बोला, अगर कोई इनकम इन 4 हेड्स में फॉल ना करे तो वो 5th हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। दैट इज ओके, दैट इज डन। यानी कि अगर कोई मेरी सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, पीजीबीपी की इनकम नहीं, कैपिटल गेन की इनकम नहीं है, देन व्हेन वेयर इट शुड बी चार्ज टू टैक्स अदर सोर्सेज, बशर्ते वो टैक्सेबल इनकम हो। 4 हेड्स ऑफ इनकम में, प्रीवियस 4 हेड्स ऑफ इनकम में टैक्सेबल ना हो कहीं पर भी, तो वो ऑटोमेटिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाती है। जैसे डिविडेंड का नाम सुना होगा, हाँ सर कई बार सुना। अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है उनके शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट, तो कहाँ जाएगा सर? अदर सोर्सेज में। पक्की बात, हाँ। इंटरेस्ट इनकम, अगर कोई कंपनी या किसी बंदे से किसी को कोई इंटरेस्ट मिलता है, बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, कहीं से भी इंटरेस्ट मिले, गवर्नमेंट से इंटरेस्ट मिले, इनहांस कंपनसेशन का इंटरेस्ट मिले, किसी भी तरह का इंटरेस्ट मिले, तो कहाँ टैक्सेबल होगा? नॉर्मली वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। जी सर। इसी तरह कैजुअल इनकम की अगर मैं बात करूं, कैजुअल इनकम का मतलब विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स और बेटिंग, ये सारी चीजें जो होती हैं वो कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं होती, केवल और केवल अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती हैं। तो कई एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं जो अब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आपके साथ कि हाँ ये वो इनकम है जो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप किसी इनकम को टैक्स लगाने के बारे में सोचें तो पहले आप अपने दिमाग में ये चीज़ रिमाइंड कर लें कि कोई हेड ऑफ इनकम इस इनकम को कवर ना करता हो। अगर वो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन में कवर हो रहा है तो आप उसको अदर सोर्सेज में ना ले आएँ, आप उसको बाकी हेड्स ऑफ इनकम में ले जाएं। लेकिन अगर कोई इनकम इन चारों हेड्स ऑफ इनकम में कहीं फॉल नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली वो अदर सोर्सेज में आएगी, बशर्ते वो टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए। सर एक बात बताइए, हमें एक एक चीज करके डंडनाडन रन करिए। जो पहला पॉइंट है ना डिविडेंड, ये हम लोग आराम से देखेंगे। हाँ, एक पूरा सेशन चलेगा। डिविडेंड अभी तक आप जानते थे, आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा, कंपनी लॉ पढ़ा होगा, उसमें आपको बताया गया होगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिविडेंड। द फर्स्ट वन इज एक्चुअल डिविडेंड, मीन्स डिविडेंड प्रपोज्ड डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड, ये आपने देखा होगा। एंड द सेकंड टाइप ऑफ डिविडेंड यू हैव सीन ऑलरेडी, लाइक योर इंटरिम डिविडेंड, अंतरिम लाभांश। लेकिन अब आप इनकम टैक्स में एक और डिविडेंड देखेंगे, उसको हम कहते हैं डीम्ड डिविडेंड, और इसके लिए हम आराम से आपको डिस्कस करवाएंगे, टेंशन ना को। तो डिविडेंड इनकम चूंकि कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं होती, वो कहाँ टैक्सेबल होती है? सीधे अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। इसके लिए पूरा एक सेशन चलेगा जिसमें हम लोग प्रपोज और फाइनल डिविडेंड को साथ में देखेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे इंटरिम डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी, और साथ साथ देखेंगे डीम्ड डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी। द सेकेंड वन पॉइंट इज योर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। नॉर्मली अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, ये मैंने आपको सैलरी में बता दिया है। जब मैंने आपको सैलरी हेड पढ़ाया था तो मैंने कहा था मैंने आगे नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं हल्का सा हिंट कर देता हूं कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है अगर वो एम्प्लॉय है, अगर कोई मैनेजर है, सेल्स पर्सन है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर मीन्स किसी भी हेड या पोस्ट पर हो सकता है, तो अगर वो कोई ऐसा बंदा है जिसके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहने या ना रहने से हमारे फर्म को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, कंसर्न को प्रॉफिट या लॉस होता है, तो मेरे लिए की मैन है, सुपरमैन है, ही मैन है, बैटमैन है, तो वो की मैन है मेरे लिए। मैं उस की मैन के जाने के लिए अपने लॉसेस का कंपनसेशन कहाँ से करूँगा? अगर वो बंदा कल मेरे यहाँ से चला जाता है, या तो दुनिया छोड़ दे, या तो मेरे कंपटीटर के यहाँ चला जाए, तो मैं कहाँ जाऊँ? एज अ बिजनेसमैन मैं कहाँ जाऊँ? आई बी सो मेनी लॉसेज। तो मैं उन लॉसेज से बचने के लिए
इंश्योरेंस करवा लेता हूं ऐसे बंदे का, जिसको हम लोग कहते हैं कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर वो बंदा चला भी जाता है तो मुझे वो कंपनसेशन मिलेगा जो उसके ना रहने पर प्रॉफिट का नुकसान होगा उसका। तो वो मेरा पीजीबीपी का इनकम है, नॉर्मली वो मेरी पीजीबीपी की इनकम है, नॉर्मली वो पीजीबीपी की इनकम है और सामने वाले की सैलरी की इनकम है। यानी कि कीमैन इंश्योरेंस जिसका मैंने लिया है बंदे का, अगर मैं उसके घर वालों को कुछ देता हूँ, घर वालों को नहीं, उसी को कुछ दे देता हूँ, तो वो उसकी सैलरी की इनकम है, मेरे लिए वो पीजीबीपी की इनकम है, मैं बता चुका हूँ। लेकिन अगर वो पीजीबीपी और सैलरी की इनकम ना हो तो कहाँ जाएगी, वो अदर सोर्सेज की इनकम जाएगी। ये हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया विनिंग फ्रॉम लॉटरी। इसमें एक खास बात है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी में आपको एक खास बात सुनने या देखने या समझने को मिलेगी। क्या है विनिंग फ्रॉम लॉटरी में, कि अगर आप कोई लॉटरी में पैसा लगाते हैं, ठीक है सर, मेरे पास ना 1000 रुपये हैं, मैंने इससे लॉटरी परचेज की, और आप जानते हैं, नहीं जानते, आप जानते हैं मैंने इससे कमाया 50,000 रुपीज़। कितना कमाया? 50,000 विन किया। तो बताइए मेरे ऊपर टैक्स कितना लगेगा? सर 50,000 कमाया, 1000 लॉटरी खरीदने पर, तो इनकम होगी आपकी 50,000। उड़ी बाबा, जो ये कैजुअल इनकम होती है ना, लॉटरी की इनकम होती है, क्रॉसवर्ड पजल्स की इनकम होती है, हॉर्स रेस की इनकम होती है, बैटिंग वगैरह की इनकम होती है, गैम्बलिंग वगैरह की इनकम, तो कोई भी इनकम हो जो कैजुअल इनकम हो, जो लक बाई चांस हो, लक बाई चांस, ओके। तो अगर ये लक बाई चांस है इनकम, तो वो आपकी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। और इसकी टैक्सेबिलिटी के लिए 115 BB, सेक्शन 115 BB साफ साफ बोलता है, इन क्लियर कट वर्ड्स बोलता है कि ऐसी इनकम पर सीधे सीधे फ्लैट रेट 30% लगेगा, प्लस सरचार्ज भी लग जाएगा, और प्लस HEC भी लग जाएगा 4% के हिसाब से। ये आपकी टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। 115 BB क्लियर करता है इस चीज को। जी सर, तो कहा गया अगर आपकी कोई कैजुअल इनकम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने माइंड में ये सेट कर लें कि वो जितनी भी इनकम होगी 100% यानी एंटायर इनकम आपकी टैक्सेबिलिटी होगी। एंटायर इनकम पर टैक्स लगेगा, कोई भी एक्सपेंसेस का डिडक्शन या अलाउंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 100% ऑफ द कैजुअल इनकम शैल बी चार्ज टू टैक्स एट अ फ्लैट रेट ऑफ 30% प्लस सरचार्ज प्लस 4% HEC। दिस इज द लॉ। ओके, आप जब अपना खर्चा डिडक्शन नहीं कर सकते तो दूसरे का खर्चा कैसे डिडक्शन देंगे? नहीं कर पाएंगे। जब आप अपना एक्सपेंसेस अलाउ नहीं कर पा रहे तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कहां से कर पाएंगे? आएगा ना, डिडक्शन मिलेगा, ना सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, ना कुछ करेंगे, ना बेसिक लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। अगर मेरी इनकम 1 रुपये, मान लो 10,000 है, मैंने 10,000 की ये जो इनकम अर्न की है ना, केवल लॉटरी से अर्न की है, जबकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आप अच्छी तरह जानते हैं वो 2,50,000 है। कहा गया भले ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 हो, जो इनकम अपने खर्चे को डिडक्ट ना कर पाए उसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट काहे के लिए देंगे? नहीं देंगे भाया, बिल्कुल नहीं देने वाले। आप उस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को मारो गोली, तो आपके फ्लैट रेट पर टैक्स लग जाएगा। जी सर, ये इसकी खास बात है, मैंने यह चीज़ आपको डिस्कस कर दी। कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अगर मैं कहूँ ये एक बैलेंस शीट है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे यहाँ एक एम्प्लॉय काम करता है मिस्टर एक्स, और इस एक्स को मैं देता हूँ 30,000 की सैलरी, और इस सैलरी में से मैं माइनस कर देता हूँ प्रोविडेंट फंड का, मान लेते हैं 3,000, ठीक है ना। मैंने उसको हाथ में सैलरी कितनी देनी है? सर उसको मुझे उसके हाथ में सैलरी देनी है 27,000 हाथ में, इन हैंड पे करूंगा। ये 3,000 मैंने अपने पास रोक लिया, और इसका वाला ये 3,000, ये जो एम्प्लॉयर है इसका वाला 3,000, यानी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का 3,000 प्लस ओन कंट्रीब्यूशन 3,000 मिला करके 6,000 उसके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ये मिस्टर एक्स का प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, हाँ या ना? यही सिस्टम आप लोगों ने सीखा है सैलरी चैप्टर में। हाँ सर, तो एक बात बताओ,
अगर मैं कहूँ ये एक्स है, सॉरी ये एम्प्लॉयर है और ये मिस्टर एक्स यानी एम्प्लॉय है, इसके यहाँ से 27,000 इधर गया, इसके यहाँ से एक्स के नाम पर 3,000 गवर्नमेंट के मीन्स प्रोविडेंट फंड अकाउंट में गया, हाँ या ना, और इसने अपना 3,000 ऐड करके ये भी प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। मेरी बात समझें, बेसिकली इसको जो सैलरी जानी थी वो सैलरी थी 30,000। कितनी थी सैलरी? क्या 30,000 सैलरी गई? हाँ, हमने एक्स को दी 27,000, 3,000 एम्प्लॉय को न दे करके उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, और तो और उल्टा 3,000 अपनी जेब से भी लगा दिए। मेरी बात समझ में आए? इन टोटलिटी नाउ द सैलरी इज 33,000 यू कैन सी। लेकिन एक्स की इसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में प्रॉब्लम्स आई, कहा गया ठीक है एक एम्प्लॉयर है, वो अपना जब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाता है तो अपने पीएल अकाउंट में यहाँ लिखेगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जो उसका अपना खर्चा है प्रोविडेंट फंड में 3,000 वो यहाँ लिख देगा, दैट इज ओके, नो एनी प्रॉब्लम इज देयर। लेकिन जब वो एम्प्लॉय से 3,000 लेता है, भाई उसने सैलरी दी, सैलरी कितनी दी? 30,000। कितनी दी? 30,000, नीचे दिख रहा होगा 30,000। 30,000 सैलरी देनी है, कितनी देनी है? ये 30,000 की सैलरी देनी है। इस 30,000 की सैलरी में से इसने 3,000 अपने पास रोक लिया, यानी उससे रिसीव कर लिया। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, सर इनकम कहाँ हुई? अरे भाई थोड़ा पेशेंस रखिए ना। 3,000 सबसे पहले उसको इनकम मान लो, जेब से कितना गया? 27,000 दिखा दिया। इस 3,000 का डिडक्शन आपको तब मिलेगा, देखो ना कोई फर्क नहीं पड़ा, इनकम माना फिर खर्चा मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, 30,000 का 30,000 गया मेरी जेब से। अच्छा, ये 3,000 का डिडक्शन तब मिलेगा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का जब इसको ड्यू डेट में डिपॉजिट कर देगा एम्प्लॉयर। किसी दूसरे का पैसा मैंने रोक रखा है, मैंने आपका पैसा अपने पास रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? कि मैं आपके अकाउंट में जमा करूंगा। अगर मैं ड्यू डेट तक जमा कर दूंगा आई विल गेट द डिडक्शन, लेकिन अगर मैं ड्यू डेट तक जमा नहीं कर पाया तो मेरी इनकम ही मान ली जाएगी, मुझे इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये मुझे नहीं मिलेगा, ये मेरी इनकम ही मान ली जाएगी। मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल सर समझ में आ गई। ये जो इनकम माना गया है और ये है इसका डिडक्शन, अगर ड्यू डेट तक जमा कर दिया गया है। लेकिन अगर पीजीबीपी केस में ये फॉल नहीं हुआ, मान लो ये सिचुएशन पीजीबीपी केस में नहीं आई, तो कहां जाएगी? ये जाएगी फिर आपकी अदर सोर्सेज में। यस सर, तो ये याद रखेंगे, ये भी आएगा, क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, चिंता ना करें। अगर ये पीजीबीपी में टैक्स चार्जेबल नहीं है तो ये सीधे चला जाएगा, यानी एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप ना हो तो ये चला जाएगा सीधे अदर सोर्सेज में। अगर इंटरेस्ट मिलता है, मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिविडेंड के साथ साथ बता दिया था। अगर आपने किसी को लोन दे रखा है तो भी लोन आपका, लोन पर आपने लोन दिया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, फ्रेंड से मिले, रिलेटिव से मिले, किसी से भी मिले, बैंक से मिले, आपने डिपॉजिट कर रखा है, फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, तो वहां पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम हायरिंग ऑफ मशीनरी, ओके, अगर आप मशीन को हायर करते हैं, मेरा वो बिजनेस नहीं है, बेसिकली मेरा बिजनेस मान लेते हैं 2 मिनट के लिए टीच करना है, 2 मिनट के लिए, तो मेरे पास लैपटॉप पड़े हुए हैं, मेरा फ्रेंड मेरे पास आया, उसने कहा मुझे लैपटॉप दे दो। मैंने कहा ऐसे कैसे दे दूँ? उसने कहा किराया दूंगा। मैंने कहा लाओ किराया, 500 पर डे के हिसाब से दो। उसने कहा ठीक है 1 मंथ के लिए मुझे ये लैपटॉप किराए पर दे दो, आफ्टर 1 मंथ आई विल गिव इट बैक टू यू विद रेंट। तो वो 1 महीने बाद आता है, मुझे 15,000 का रेंट पकड़ाता है और लैपटॉप भी पकड़ा देता है, चला जाता है। मैंने वो 15,000 रुपये जो मिले, क्या वो मेरा बिजनेस था? नहीं सर। क्या ये मैंने जानबूझकर बिजनेस एक्टिविटी की? नहीं सर। दैट वॉज नॉट माइन पार्ट ऑफ द बिजनेस, दैट शैल बी चार्ज टू टैक्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यस सर। तो क्या करें? ये अदर सोर्सेज मिल जाएं तो प्लांट एंड मशीनरी को किराए पर देना, फर्नीचर फिक्सचर को किराए पर देना, बिल्डिंग को किराए पर देना, वो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, आपको मालूम है। अच्छा, हायरिंग आउट ऑफ बिल्डिंग विद मशीनरी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जरा ढंग से सुनेंगे। मेरे पास बिल्डिंग है, मैंने इसको लेट आउट किया, कहाँ टैक्सेबल होगा? सर हाउस प्रॉपर्टी में। बहुत बढ़िया। मेरे पास एक बिल्डिंग है, उसमें प्लांट एंड मशीनरी भी लगी हुई हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर भी लगे हुए हैं। केस 1,
बिल्डिंग इज स्पेशली डिजाइंड, बिल्डिंग इज सेपरेबल, मैं लिख देता हूं। यानी प्लांट एंड मशीनरी रखी हुई है, रखे रहने दो, फर्नीचर एंड फिक्सचर रखा हुआ है, रखे रहने दो, बिल्डिंग अलग है, प्लांट एंड मशीनरी अलग है, फर्नीचर एंड फिक्सचर अलग है। केस नंबर 2, बिल्डिंग इज स्पेसिफिकली डिजाइंड। ओके, अगर ये बिल्डिंग स्पेसिफिकली डिजाइंड है, मान लेते हैं शुगर मिल के लिए, और मैं इस बिल्डिंग का केवल एक ही यूज कर सकता हूं, इस बिल्डिंग को जब भी मैं किराए पर दूंगा शुगर मिल के लिए दूंगा, किसी और पर्पस के लिए नहीं दूंगा। तो अब आई बात मेरे सामने दो, अगर मैं बिल्डिंग को सेपरेबल है अदर से, तो रेंट ऑफ बिल्डिंग अलग है और रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर charged separately, charged cumulatively। तो अगर मैंने इसको सेपरेटली चार्ज किया है तो बिल्डिंग का किराया हाउस प्रॉपर्टी में, इनका किराया अदर सोर्सेस में, सो सिंपल। लेकिन अगर मैंने चार्ज कहा है कि भाई मुझे पूरी बिल्डिंग का किराया इंक्लूडिंग फर्नीचर एंड फिक्सचर प्लांट एंड मशीनरी मुझे 50,000 रुपए दो, और मैंने सेपरेट नहीं किया था रेंट उस समय, तो भैया पूरा का पूरा रेंट जानते हैं कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज में, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी में केवल हाउस का जाता है। बिल्डिंग में अगर प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्सचर भी हैं, उनका उसमें किराया एडेड है, उसको आपने अलग नहीं किया जा सकता था। अगर आप अलग 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 बताते तो अलग अलग टैक्सेबल हो जाता, लेकिन आपने बताया ही नहीं, आपने एक साथ बिल्डिंग को किराए पर दे दिया बिना अलग किए, तो भैया आप अदर सोर्सेज में जाओ, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में केवल हाउस का किराया जाता है, बाकी चीजों को वहां कैसे ले जा रहे हो? कहां ले जाओ? अदर सोर्सेज में। लेकिन अगर बिल्डिंग स्पेशली डिजाइंड है शुगर मिल के लिए, तो आप लाख चिल्लाते रहो, बिल्डिंग का इतना, प्लांट का इतना, मशीन का इतना, चिल्लाते रहो भाई, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बिल्डिंग तो स्पेशली डिजाइंड है। जब भी वो किराए पर उठेगी, वो शुगर मिल के लिए किराए पर उठेगी, मान लेते हैं, तो उस केस में पूरा किराया भले ही आप सेपरेट करें ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, अदर सोर्सेज में। जी, कॉमन सेंस की बात है, छोटी सी बात है। एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, प्राइवेट कंपनी है जिसको आप लोग काफ़ी बार शेल कंपनी, या जिसको कह सकते हैं टैक्स इवेजन के पर्पज से डिज़ाइन किया जाता है किसी प्राइवेट कंपनी को। तो एक प्राइवेट कंपनी है, उसके पास शेयर्स हैं और उन शेयर्स को उसने इशू किया है। उनकी मार्केट प्राइस है 50 और इशू प्राइस है 80। ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब घोटाला चल रहा है, ये घोटालेबाज है। जिसकी 50 की मार्केट वैल्यू, उसको आप 80 पर कैसे इशू कर रहे हैं? ये जो 30 एक्सेस है ना, ये जो कंपनी रिसीव कर रही है ना, इसके लिए ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लिया जाएगा। सोचो, गवर्नमेंट ने कहाँ तक नकेल कस दी। गवर्नमेंट ने कहा जहाँ जहाँ भी आप ब्लैक मनी का यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, वहाँ हम टैक्स सिस्टम को ले आएंगे। जी, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग इसके लिए पूरा का पूरा एक क्वेश्चन करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने अभी आपको केवल हिंट और एक पॉइंट समझाया है कि अगर कोई ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ना हो, वो अपने किसी शेयर को इशू करती है उसकी फेस मार्केट वैल्यू से अधिक पर, तो जो एक्सेस है मार्केट वैल्यू से, वो सारा का सारा पोर्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरह कंपनी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। इंटरेस्ट और इनहांस कंपनसेशन, कंपनसेशन या इनहांस कंपनसेशन, अगर आपकी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, कैपिटल गेन में बताया था, तो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देती है। तो इंटरेस्ट जो दे देगी कहाँ टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज में होगा। मैंने ये आपको दूसरा पॉइंट जो है एडवांस मनी रिसिव्ड, ये भी आपको कैपिटल गेन में इत्मीनान से बताया था कि अब कोई भी एडवांस मनी रिसिव्ड हो रहा है तो वो सारा का सारा, मान लो मैंने किसी को मैंने अपनी ज़मीन बेचनी है
और मैंने उससे कहा देखो भाई 5 लाख रुपए एडवांस मनी दे दो, बाकी जो 50-60 लाख रुपए है वो तुम इतने समय के अंदर दे देना, गलती मत करना। उसने गलती कर दी। मैं जो 5 लाख रुपए लिया था उसका मैंने वापस नहीं किया। मैंने कहा मैंने इसको फॉरफिट कर लिया, तुझे तेरा पैसा वापस नहीं करूंगा। Now this 5 lakh rupees which has been forfeited by me, which was given to me as advance money, now it shall be charged to tax under the head income from other sources in the same year in which the amount is forfeited। जी सर, ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्या पॉइंट है जरा ढंग से सुने। कहता है कि अगर कोई हमको गिफ्ट मिलता है, ढंग से सुनेंगे, मैं गिफ्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम इसको इसी नाम से जानेंगे, जबकि ज़रूरी नहीं गिफ्ट। गिफ्ट नॉर्मली आप फ्री की बात समझते हैं, लेकिन अब आपका थोड़ा दिमाग यहाँ ठनकेगा। गिफ्ट हमें मनी के फॉर्म में मिल सकता है। हाँ सर, मिल सकता है। गिफ्ट हमें मूवेबल प्रॉपर्टी का मिल सकता है, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है सर। और गिफ्ट हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी का यानी लैंड एंड प्रॉपर्टी का भी मिल सकता है। मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। तो कहा गया कि अगर इस गिफ्ट की वैल्यू एक्सीड्स कर जाती है ₹50,000, 15,000 तक का गिफ्ट ओके है, गवर्नमेंट खुद कहती है ठीक है 15,000 50,000 तक का, 50,000 नॉट 15,000, 50,000 तक का गिफ्ट ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको गिफ्ट की वैल्यू इससे ज़्यादा मिली है ना ड्यूरिंग द ईयर, एंटायर अमाउंट, मैंने क्या बोला, एंटायर अमाउंट शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। केवल इतने से ही नहीं है, इसको 2 पार्ट में तोड़ा। मूवेबल प्रॉपर्टी मिली आपको फ्री में या कंसेशनल अमाउंट पर। या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिली फ्री में या कंसेशनल अमाउंट पर, यानी लो रेट पर। तो कहा गया कि अगर इनकी वैल्यूज 50,000 से अधिक है, अगर आपको मनी में मिला और वो सारे मनी जोड़ करके किसी से 2,000 रुपए, किसी से 1,500 रुपए, किसी से 3,000 रुपए साल भर का जोड़ा और 50,000 से एक्सीड कर गया, अदर सोर्स में टैक्स लगाओ। इसको 2 पार्ट में तोड़ो। जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी कहीं से फ्री में मिली है सबको ऐड करो। अगर टोटल वैल्यू 50,000 से एक्सीड कर जाता है तो अदर सोर्सेज में पूरा वैल्यू इनको अलग रखो। जो कम दाम पे लिया है, देखो मैंने कैटेगरी वाइज बांट दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है 5 कैटेगरी में। तो कहता है अगर कंसेशनल वैल्यू पर जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज मिली हैं उनको ऐड करते रहो। मान लो 10,000 की चीज़ हमको 4,000 में मिली तो 6,000 का फायदा, 50,000 की चीज़ हमको 8,000 में मिली तो 42,000 का फायदा, 42,000 का, 5,000 की चीज़ हमको 4,000 में मिली तो 1,000 का फायदा। इस तरह से आप ऐड करते जाओ और साल भर में देखो क्या वो 50,000 को क्रॉस कर गया। इफ यस, देन एंटायर सम शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नाउ द सेम थिंग शैल बी अप्लाइड इन द केस ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी बट इंडिविजुअली। ये याद रखेंगे। सर फर्क क्या हुआ? इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा था कार, फ्रिज, एसी, फलाना डेमाका, तो वो सबको जोड़ करके एग्रीगेट देख रहे थे। 10 मूवेबल प्रॉपर्टी फ्री में मिली, उनको एक साथ रखो। 12 मूवेबल प्रॉपर्टी कंसेशनल पर मिली, एक तरफ रखो। गिफ्ट जो मिले सम में, चेक से, कैश से, ट्रेवलर्स चेक से, उनको एक तरफ रखो। और इमूवेबल प्रॉपर्टी जितनी भी मिली सबको अलग अलग करो। इन सबको अलग अलग नहीं किया था, सबको एक जगह रखा था। जितना फ्री में मिला एक जगह रखो, जितना कंसेशनल पर मिला एक जगह रखो, जितना सम ऑफ मनी मिला एक जगह रखो। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी जितनी मिली, 4 मिली, चारों को अलग अलग रखो। तो इनका कैलकुलेशन हमेशा इंडिविजुअली ही होता है। सेम वही चीज, फ्री में मिली 50,000 से ऊपर है, टैक्स लगा दो उस पूरे पर। दूसरी एसेट को फिर अलग से देखो, तीसरी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अलग से देखो, कंसेशनल में भी अलग अलग देखो। अगर मान लो मार्केट वैल्यू उसकी 10 लाख है और हमको मिली है 4 लाख में, तो 6 लाख हमको बेनिफिट मिला ना, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला ना। तो कहा गया ये 50,000 से ऊपर है, वो यहां ले आओ। बात समझ में आई? इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और इस पर अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज हम केवल इसका ओवरव्यू दे रहे हैं इस चैप्टर को कवर अप करने के लिए।
लास्ट है आपका एमपीएमएलए की सैलरी जो होती है वो भी टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। क्लियर? ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो ये बेसिक छोटे मोटे पॉइंट थे जो आपको दिमाग में रखने हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर मैं बात करूं आपसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, चलिए डायरेक्ट बात कर लेते हैं। सबसे पहले 115 बीबी कर लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आए जो मैंने बताया वो कंप्लीट बताया कि नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कैजुअल इनकम यानी विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह के बारे में बात किया था। अगर लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस हॉर्स इंक्लूडिंग हॉर्स रेस कोई भी हो, अदर गेम या गैम्बलिंग और बेटिंग का पॉइंट है तो उस पर टैक्स लगेगा फ्लैट। कौन बोलता है 115 बीबी 400 होगा। अदर सोर्सेज में फ्लैट रेट है टैक्स का 30% सरचार्ज और HEC 4% है। कोई भी एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। चैप्टर 6A यानी डिडक्शन चैप्टर जो आगे आप पढ़ेंगे, कोई भी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा और ना बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट मिलेगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये हो गया आपका 115BB। अच्छा, लक बाई चांस याद रखेंगे। कैजुअल इनकम का मतलब होता है लक बाई चांस, यानी अगर आपने अपनी कोई प्रतिभा दिखाई है, कोई स्किल दिखाई है और आपको कोई इनाम मिला है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे अगर हम किसी के क्वेश्चंस का सही जवाब दे देते हैं तो लक बाई चांस नहीं कहलाएगा। और अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए मैंने कोई मोटर रेस जीत ली, कार रेस जीत ली, आपने देखा होगा कार रेस होती है, तो अगर कार रेस मैंने जीत ली तो वो मेरी लक बाई चांस नहीं, वो मेरी स्किल पर डिपेंड करता है। तो वो भी अदर सोर्सेज का पार्ट होता है, लेकिन वो लॉटरी वगैरह में नहीं आएगा। ठीक है ना? चल, अब हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, डिविडेंड इनकम। इसको आज ही से स्टार्ट कर देते हैं ताकि ये दिक्कत ना करे आपको। काफ़ी चीज़ें हो गई, बेसिकली हम लोगों ने ऊपर से इस चैप्टर को तो देख ही लिया कि करना क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ योर डिविडेंड इनकम। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको सेक्शन 8 पढ़ाया था, वापस जाते हैं पुराने समय में। सेक्शन 8 पढ़ाया था डिविडेंड इनकम। और उसमें मैंने 3 तरह के डिविडेंड बताए थे। प्रपोज्ड इनकम, प्रपोज्ड डिविडेंड, जिसको हम लोग फाइनल डिविडेंड का नाम भी देते हैं। दूसरा होता है इंटरिम डिविडेंड एंड द थर्ड इज योर डीम्ड डिविडेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हम इतना डिस्कशन करेंगे। तो कहा गया, आपको अगर मालूम हो डिविडेंड के बारे में, तो कहा गया डिविडेंड इनकम जो होती है ना वो शेयर्स पर मिलती है। एक कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर करती है, एट द एंड ऑफ द ईयर अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, दिस इज नोन एज प्रपोज्ड डिविडेंड, दिस इज नोन एज फाइनल डिविडेंड। ठीक है सर, वो टैक्सेबल हो जाता है। कैसे टैक्सेबल होता है? वंस द कंपनी डिक्लेयर द डिविडेंड इन इट्स एनुअल जनरल मीटिंग। अगर आपको मालूम हो तो अगर कोई कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में इस प्रपोज डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड को डिक्लेयर करती है, वंस इट इज अनाउंस्ड इट नेवर कैन बी टेकन बैक, इट कैन नेवर बी टेकन बैक। तो एक बार बोल दिया तो उसके बाद मैं अपनी भी नहीं सुनता, आपने सुना होगा। तो ये उसी तरह का हिसाब है। एक बार कंपनी ने अनाउंस कर दिया एनुअल जनरल मीटिंग में, कंपनी को ये डिविडेंड देना ही देना है, कंपनी इससे मुंह नहीं फेर सकती, फर्स्ट थिंग। और इसीलिए इसको प्रपोज डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड भी कहा जाता है। और जाहिर सी बात है, एक बार कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया, नाउ आई एम द शेयर होल्डर ऑफ दैट दो शेयर्स, नाउ आई एम 100% श्योर कि कंपनी इसको वापस नहीं ले सकती। अगर कंपनी ने एक बार इसको अनाउंस कर दिया तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो टैक्सेबिलिटी अराइज होगी मेरे पास ड्यू बेसिस पर। जिस साल कंपनी ने अनाउंस किया मेरे ऊपर टैक्स लग जाएगा डिक्लेरेशन के बेसिस पर, क्योंकि ये 100% श्योर है कि अब मुझे ये मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो मेरे ऊपर टैक्स लग जाएगा। दूसरा है इंटरिम डिविडेंड। कंपनी साल के बीच में देखती है बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट आ रहा है, कंपनी नोज वेरी वेल दैट एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द शेयर होल्डर, व्हाई नॉट नाउ।
क्यों ना अभी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, क्यों ना इसको एंटरिम डिविडेंड की तरह, अंतरिम लाभांश की तरह साल के बीच में ही हम डिक्लेयर कर देते हैं, साल के अंत में फिर कर देंगे प्रपोज डिविडेंड। लेकिन अभी हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, तो हम क्यों ना शेयर होल्डर के साथ इसको शेयर कर लें। तो कंपनी इंटरिम डिविडेंड देती है, लेकिन इसके साथ वो कंपल्शन नहीं है कि एक बार मैंने जो बोल दिया तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक बार मैंने जो बोल दिया उसको हम वापस भी ले सकते हैं, तो ये कहलाता है इंटरिम डिविडेंड। तो अगर कंपनी के डायरेक्टर्स ने इंटरिम डिविडेंड फाइनल कर दिया, इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया, तो भी उनके पास पावर है कि वो वापस हो सकते हैं, रोल बैक किया जा सकता है, रेट कम किया जा सकता है, टोटल अमाउंट को कम किया जा सकता है, कुछ नई शर्तें लगाई जा सकती हैं। तो जाहिर सी बात है, ये कब एश्योर हो जाएगा मुझे कि मुझे मिलेगा, तो टैक्सेबिलिटी कब लगनी चाहिए सर, रिसीट के बेसिस पर, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो टैक्सेबिलिटी है रिसीट बेसिस। रीजन समझ में आ गया होगा। लास्ट है आपका डीम्ड डिविडेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें आपको 5 सेक्शन पढ़ने हैं, 222A, 222B, 222C, 222D एंड 222E। मैं वहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूँ। ये पांचों सेक्शंस हम लोग को स्टडी करने हैं, सब सेक्शंस बेसिकली सेक्शन 222 के। अब तक ये होता था कि अब तक पास्ट की अगर मैं बात करूं, शेयर होल्डर्स को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, जबकि कंपनी को इस पर डीडीटी देना पड़ता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115O। अब क्या हुआ है, अब कंपनी को नहीं देना टैक्स, शेयर होल्डर को देना है। जिम्मेदारी अब शेयर होल्डर की है टैक्स देने की। Whatever the dividend is going to be released by the company, now the payment of taxes is on the shareholder and not with the company. Earlier, the company were responsible to make the payment of taxes on those dividends under section 115O as a dividend distribution tax. But now, system has been changed or reversed. कंपनी आपको यानी मुझे डिविडेंड देती है, नाउ आई विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट ऑन दोज डिविडेंड व्हाइल द कंपनी नॉट। इज इट क्लियर? पक्की बात है, ये नया सिस्टम है। तो अब आप याद रखेंगे शेयर होल्डर को टैक्स देना है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ हो गई। अब पहले काफ़ी सारे इस पर प्रोविजंस बने अलग अलग, अब काफ़ी सारे प्रोविज़न कट पिट करके बरोबर हो गए। कैसे? आप देखिए ना, ये सेक्शन अब एप्लीकेबल नहीं है आपके ऊपर 115O, 10, 13, 34 ये अब एप्लीकेबल नहीं है, 115BBDA ये अब एप्लीकेबल नहीं है। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब ये कि अब आपको केवल इतना याद रखना है कि कंपनी डिविडेंड देगी तो कंपनी को टैक्स नहीं देना है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप भी सोचेंगे हाँ कंपनी क्यों देगी, लेकिन जो लोग कुछ पुराने हैं, पढ़ चुके हैं, तो उनको लगेगा नहीं सर हम लोग तो आज तक यही पढ़ते थे कि कंपनी डिविडेंड पर टैक्स देगी। तो अब आप भूल जाइए, अब कंपनी टैक्स नहीं देगी, बल्कि जिसको डिविडेंड मिल रहा है वो टैक्स देंगे। कंपनी के लिए ठीक है, जैसे वो कंपनी डिविडेंड देगी, देने दो उसको। अब ये डीम्ड डिविडेंड क्या होता है? अगर मैं बात करूं अकाउंट्स में, तो आपने केवल सुना था 2 तरह के डिविडेंड होते हैं, एक प्रपोज डिविडेंड होता है, एक इंटरिम डिविडेंड होता है। कंपनी लॉ था, उसमें आपने सुन रखा है एक प्रपोज डिविडेंड होता है, एक इंटरिम डिविडेंड होता है। Now this is the first time under the taxation regime you are going to heard a new name, जिसमें आपने प्रपोज डिविडेंड का भी नाम सुना, इंटरिम डिविडेंड का भी नाम सुना, और अब आप डीम्ड डिविडेंड का भी नाम सुनने जा रहे हैं अंडर सेक्शन 222A, जी सर। तो ये डीम्ड डिविडेंड है क्या? बेसिकली डीम्ड का नाम ये माना गया डिविडेंड, एक्चुअली डिविडेंड तो है ही नहीं, लेकिन टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड मान लिया गया। डीम्ड यानी मान लेना। तो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 तरह के डिविडेंड मान लिए गए। एक्चुअली ये डिविडेंड है नहीं, लेकिन लोग धोखाधड़ी और गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाने के पीछे पड़े रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा बना लो बेवकूफ़, हमने तो बना लिया ना सिस्टम, है क्या?
मैं एक हिंट दे देता हूं 222A का आज। जरा ढंग से सुने। अगर कोई कंपनी, मान लेते हैं, मैं बोलने क्या जा रहा हूं, ढंग से सुनेंगे। ये कंपनी है, ये उसकी बैलेंस शीट है। कंपनी को ना जानते हैं क्या देना है, कंपनी के पास ये रिजर्व्स एंड सरप्लस है, और ढंग से सुनेंगे मेरी बात, 20 लाख रुपए के रिजर्व एंड सरप्लस है। पहली बात तो ये, जो टिकटॉक चलती है, मैं वो नहीं बोल रहा। पहली बात तो ये कि जो आप डिविडेंड वर्ड सुन रहे हैं ना, अगर कोई कंपनी डिविडेंड देती है, अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो या तो वो कैश में देगी, या चेक में देगी, या डिविडेंड वारंट के थ्रू देगी। या तो वो कैश में दे देगी या चेक में देगी। अगर कोई कंपनी बोनस शेयर दे रही है, क्या दे रही है, बोनस शेयर दे रही है, तो वो कंपनी क्या ये कह सकती है कि जो वो बोनस दे रही है, मेरी बात ढंग से समझें, क्या कोई कंपनी जो मुझे बोनस दे रही है, क्या वो ये बोल सकती है कि उसने मुझे बोनस दिया है डिविडेंड के बदले? हाँ, क्या वो कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती क्या कि मैंने जो आपको बोनस दे रही हूं, बोनस शेयर्स दे रही हूं, वो मैं डिविडेंड के बदले दे रही हूं? क्या वो कंपनी नहीं बोल सकती? बोल सकती है सर, ठेंगा। ऐसा कंपनी नहीं बोल सकती। कंपनी ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकती कि वो मुझे जो बोनस शेयर दे रही है वो डिविडेंड के बदले दे रही है, क्योंकि डिविडेंड तो केवल और केवल कैश और चेक में दिया जा सकता है, शेयर के फॉर्म में नहीं दिया जा सकता भाई। डिविडेंड हमेशा कैश और चेक के फॉर्म में होगा। चक दे इंडिया, डिविडेंड हमेशा कैश और चेक के फॉर्म में होगा। डिविडेंड कभी भी शेयर या किसी दूसरे फॉर्म में नहीं हो सकता। तो अगर कोई कंपनी हमको बोनस शेयर देती है, कहती है डिविडेंड मान लो, ना बाबा ना, हम इसको डिविडेंड नहीं मान सकते। दिस इज क्वाइट डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ये डिविडेंड तो माना ही नहीं जा सकता। इस फॉर्म ऑफ डिविडेंड को हम अलाउ करते ही नहीं, गवर्नमेंट ने अलाउ किया ही नहीं। गवर्नमेंट ने कहा डिविडेंड हमेशा कैश और चेक में रहेगा। बोनस शेयर को आप डिविडेंड नहीं बोल सकते, डिविडेंड को आप बोनस शेयर नहीं बोल सकते, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो फ्यूचर में आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि डिविडेंड अलग चीज़ होती है और बोनस शेयर्स बिल्कुल अलग चीज़ होती है। और डिविडेंड हमेशा कैश और चेक में हो सकता है, होना चाहिए। रिजर्व एंड सरप्लस है, यहाँ पर कंपनी के पास फिक्स एसेट है 5 लाख रुपए की, और इनकी मार्केट वैल्यू है 8 लाख रुपए की। कंपनी के पास जो शेयर कैपिटल है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, 2 शेयर होल्डर हैं। इसके पास है 10 लाख का शेयर और इसके पास है 8 लाख का, टोटल मिलाकर 18 लाख की शेयर कैपिटल है। 2 मिनट के लिए मानते हैं, बाकी भी और चीज़ें होंगी। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इन शेयर होल्डर को बोला सुनो, इन शेयर होल्डर ने कहा बोलो, तो कंपनी ने कहा सुनो, अगर मैं तुम्हें डिविडेंड देती हूँ तो तुम लोगों पर लग जाएगा टैक्स। तो इन लोगों ने कहा पक्की बात। तो कंपनी ने कहा देखो मैं चाहती हूँ टैक्स ना लगे, अल्टीमेटली यू वांट टू गेट द बेनिफिट ना। इन लोगों ने कहा हाँ, तो एक काम करते हैं, इस 5 लाख की एसेट को हम आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सोचो कंपनी ने कितनी अच्छी चालाकी रची कि कंपनी ने कहा कि हम ये फिक्स्ड एसेट जो है आप दोनों में बांट देते हैं या किसी एक में बांट देते हैं। अल्टीमेटली all of you just want to get the benefit. Now I'm just going to give you the benefit, not in the form of the dividend, but yes, I'm just distributing the asset of the company to all of you. आप मेरे घर के ही हो भाई, आप दोनों लोग घर के ही हो, दिक्कत क्या है, बांट लो एसेट आपस में, या कोई एक रख ले। तो गवर्नमेंट ने कहा ना ना बाबा ना। क्या कोई कंपनी ऐसे ही अपनी एसेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी क्या? नहीं, मतलब कंपनी को अलाउ कर दें अपनी एसेट को बांटो, जैसे चाहो वैसे बांट दो, कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। तो कहा गया कि अगर कोई कंपनी ऐसा करती है, अगर कोई कंपनी अपनी एसेट को रिलीज करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर या शेयर होल्डर्स को, चाहे किसी एक को, चाहे सबको, चाहे कुछ को, तो उस केस में जितनी भी वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू होगी उस फिक्स्ड एसेट की, वो मान ली जाएगी डीम्ड डिविडेंड। वो मान ली जाएगी डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। सर समझ में बिल्कुल नहीं आया, दिमाग के ऊपर से उड़ गया। चलिए इसी केस में आप बताइए कि डिविडेंड कितना माना जाए, 5 लाख, 8 लाख या 20 लाख? सर
उस 5 लाख की एसेट को ये शेयर होल्डर बेच करके 8 लाख ले सकते हैं। इसका मतलब 8 लाख रुपए आप इसको मान लें डीम्ड डिविडेंड। पक्की बात है। अगर मैं कहूं इसकी कीमत है 18 लाख, तो आप डीम्ड डिविडेंड कितना मानेंगे? सर 18 लाख। अगर मैं मान लूं इसकी कीमत है 21 लाख फिक्स एसेट की, तो आप डीम्ड डिविडेंड कितना मानेंगे? सर 21 लाख। ठेंगा। हम 20 लाख से ज़्यादा तो डिविडेंड वैसे भी नहीं दे सकते थे। अगर कंपनी एक्चुअल में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती तो व्हाट वाज द लिमिट टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड? द मैक्सिमम अमाउंट वाज 20 lakhs. But here the company is distributing the value fixed asset to the value of rupees 21 lakh, which is in excess of the availability of accumulated profits. तो accumulated profit से ज्यादा की वैल्यू का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कंपनी कैसे कर सकती है? तो बट ऑब्वियस है, अगर कंपनी नहीं करती ऐसा, मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे सकती थी? सर जितना उसके पास रिजर्व एंड सरप्लस है उससे ज्यादा तो कंपनी डिविडेंड दे ही नहीं सकती, क्योंकि डिविडेंड जब भी दिया जाएगा प्रॉफिट से दिया जाएगा। तो कंपनी 21 लाख का डिविडेंड कैसे दे सकती है? तो कहा गया कि अब ये डिविडेंड रहेगा 20 लाख रुपए तक की लिमिट, क्योंकि डिविडेंड का बेसिक कंसेप्ट जो है उसके बाहर हम नहीं जा सकते। तो 20 लाख से अधिक का डिविडेंड नहीं माना जा सकता। इसलिए मैंने कहा द अमाउंट ऑफ डिविडेंड शैल बी कंसिडर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। ये है आपका 222A। तो यहां लिखा है एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, चाहे कैपिटलाइज हो या ना हो, किस तरीके से दे रही है? रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ ऑल और एनी पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी। या तो सारी एसेट्स को रिलीज कर दे या तो कुछ एसेट्स को रिलीज कर दे। तो जो एसेट्स कंपनी रिलीज करती है लोगों को भ्रम में रखती है, मतलब गवर्नमेंट को भ्रम में रखती है, बेवकूफ बनाती है ताकि टैक्स ना देना पड़े, तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, जो भी एसेट्स आप अपने डिविडेंड शेयर होल्डर को रिलीज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनकी मार्केट वैल्यू जो कि रिजर्व एंड सरप्लस की लिमिट तक होगा, हम उसको डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। इज इट क्लियर? ये था पहला पॉइंट। अब चूंकि कंपनी फंस चुकी, कंपनी तो टैक्स चोरी करना और करवाना चाहती थी, कंपनी ने दूसरा इलाज ढूंढा, क्योंकि पहला इलाज तो उसके यहां से निकल गया। दूसरा इलाज क्या ढूंढा कि कंपनी ने कहा देखो भाई, कंपनी ने कहा गवर्नमेंट ने तो कहा है फिक्स एसेट को नहीं दे सकते, चलो भाई नहीं देंगे हम फिक्स एसेट को तुम्हें। शेयर होल्डर से बोली चलो हम लोग मिलकर के चोरी करते हैं। फिक्स एसेट वाला तो कंसेप्ट हमारे हाथ से निकल गया। शेयर होल्डर ने कहा बिल्कुल निकल गया, चलो एक काम करते हैं, ये शेयर होल्डर एक्स है, ये वाई है, ये रिजर्व एंड सरप्लस है 20 लाख का, और ये है हमारे पास, हम एक काम करते हैं ना, हम डिबेंचर्स दे देते हैं इनको फ्री में, या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स दे देते हैं इनको फ्री में, या बॉन्ड्स दे देते हैं इनको फ्री में, या फिर हम बोनस शेयर दे देते हैं। क्या दे देते हैं? किसको? ये बोनस शेयर हम प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। किसको दे देते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देते हैं। भाई बोनस अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं तो वो जुर्म थोड़ी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, अगर आप बोनस शेयर अगर अपने शेयर होल्डर को देते हैं वो जुर्म नहीं है। बोनस शेयर जुर्म नहीं है। बोनस शेयर हमेशा शेयर के फॉर्म में होता है, जबकि डिविडेंड हमेशा कैश और चेक के फॉर्म में होता है। तो बोनस पर अधिकार है इक्विटी शेयर होल्डर का, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम बोनस देते हैं, ये वाला बोनस देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज नॉट एन इश्यू। प्रॉब्लम तो तब है जब हम ये बोनस देते हैं इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कब से हक बन गया कि वो बोनस शेयर ले ले? अरे ये तो इक्विटी शेयर होल्डर का हक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का केवल एक ही राइट बनता है कि वो डिविडेंड यानी प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए कॉल कर सकते हैं, वो लोग बोनस शेयर के लिए कॉल नहीं कर सकते। तो यहां पर तो कंपनी गलत कर रही है, बोनस शेयर दे रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो कहा गया अगर कोई कंपनी अपनी इक्विटी और प्रेफरेंस को डिवेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट या स्पेशली इक्विटी स्पेशली बोनस शेयर दे दे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो वो हमारा ड्यूड डिविडेंड मान लिया जाएगा, क्योंकि अब कंपनी ने दूसरा रास्ता निकाल लिया। फिक्स एसेट ना देकर क्या देने लगी कंपनी? ये चीजें देने लगी अपने शेयर होल्डर को। कहा गया टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, थिंग्स आर सेम। कंपनी के ऊपर ये डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। 222B यही कहता है कि अगर कोई कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर का मतलब
इक्विटी कहो या प्रेफरेंस कहो, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर को डिबेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को स्पेशली बोनस शेयर, तो जितना भी उसके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, चाहे कैपिटलाइज या नहीं, उतना वो मान लिया जाएगा डीम्ड डिविडेंड। सर बार बार आप ये बोल रहे हैं कैपिटलाइज्ड और नॉट, इसका क्या मतलब है? थोड़ी देर ठांड रखो, ठांड। ये मैटर समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत न को। 222C लिक्विडेशन के केस में हुआ क्या, कंपनी का लिक्विडेशन हो गया। मैं 222C की बात बता रहा हूं। एक कंपनी है जो 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 डेट ऑफ लिक्विडेशन है, मान लेते हैं 31 दिसंबर 21, ये इसका डेट ऑफ लिक्विडेशन है। तो डेट ऑफ लिक्विडेशन तक कंपनी जो कुछ भी कमाएगी, इस डेट ऑफ लिक्विडेशन पर जो कंपनी की बैलेंस शीट है, जो रिजर्व एंड सरप्लस लिखा हुआ है, अगर कोई कंपनी अपनी फिक्स एसेट वगैरह को रिलीज करती है, इन शेयर होल्डर को देती है, लिक्विडेशन में क्या होता है, सारा का सारा एसेट डिस्पोज ऑफ किया जाता है। भाई डेट ऑफ लिक्विडेशन ये है, लेकिन इस डेट पर हमारा ये अमाउंट रिजर्व एंड सरप्लस है। तो एक बात बताओ, हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा हो एसेट्स का शेयर होल्डर के बीच में, वो 15 जून 2022 को हो रहा हो। लिक्विडेशन 31 दिसंबर को हो गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कब हो रहा है? 15 जून को। अब 15 जून को जो वो हम शेयर होल्डर को बांट रहे हैं, क्योंकि सारी एसेट्स बेचना, लायबिलिटीज को हटाना धीरे धीरे, ये सब लिक्विडेटर का काम हो जाता है। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है लिक्विडेशन का, तो भाई ये कंपनी का लिक्विडेशन हुआ, जैसे ही कंपनी का लिक्विडेशन होगा, ऑन द सेम डेट और टाइम लिक्विडेटर शैल बी अपॉइंटेड, और उस लिक्विडेटर के हाथ में उस कंपनी की सारी एसेट और लायबिलिटीज की जिम्मेदारी आ जाती है। डायरेक्टर्स को निकाल बाहर कर दिया जाता है, एम्प्लॉयज को निकाल बाहर कर दिया जाता है। अब सारी की सारी जिम्मेदारी लिक्विडेटर की होती है। अब वो एसेट्स को प्रॉफिटेबली बेचने का कोशिश करेगा और लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगा। बात समझ में आई? वो एसेट्स को बेचेगा और लायबिलिटीज को पे ऑफ करेगा, एसेट्स को बेचेगा, लायबिलिटीज को पे ऑफ करेगा, और लास्ट में अगर कुछ बचा तो अपना कमीशन वगैरह निकालने के बाद, अपना रिमनरेशन निकालने के बाद वो शेयर होल्डर में बांट देगा। मैंने क्या कहा? शेयर होल्डर में बांट देगा। मैंने क्या कहा? शेयर होल्डर में बांट देगा। फिर से बात आई, आखिर ये जो बांटा जा रहा है शेयर होल्डर में, ये इसी फिक्स एसेट की वैल्यू तो बांटी जा रही है। कहीं ना कहीं देखो तो एसेट्स को ही रिलीज करके बांटा जा रहा है। तो कहा गया कि बहुत बढ़िया, जो 31 दिसंबर तक की वैल्यू थी जब कंपनी का लिक्विडेशन हुआ था, उसके जस्ट एक दिन पहले तक जो रिजर्व एंड सरप्लस था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम मान लेंगे डीम्ड डिविडेंड। जी, ये 222A पर वापस चला गया। एक तरह से देखें तो कि जो एसेट्स को रिलीज करके शेयर होल्डर को दिया जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वो डीम्ड डिविडेंड होता है। यहां पर भी ये कह रहा है, लेकिन लिक्विडेशन की डेट के बाद का अगर कोई अमाउंट जा रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस से एक्सेस अमाउंट का कुछ अमाउंट जा रहा है, तो वो डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा, बल्कि वो रीपेमेंट ऑफ ओरिजिनल अमाउंट ऑफ शेयर माना जाएगा। भाई शेयर होल्डर तो ये कहेगा ना, कंपनी बंद हो गई, मैंने 100 रुपए में शेयर खरीदा, कंपनी ने मुझे 105 रुपए दिया, तो 105 रुपए तो मेरा इस शेयर के बदले मिला। अरे ना बाबा ना, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? जो रिजर्व एंड सरप्लस तक की वैल्यू का फिक्स एसेट रिलीज करके आपको दिया गया है टू जस्ट बिफोर द डेट ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, वो आपका डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, जैसे ए में वैसे सी में। दैट्स इट। और जब हम सेक्शन 222C में लिक्विडेशन की बात करते हैं ना, जब सेक्शन 222C में लिक्विडेशन की बात करते हैं ना, तो लिक्विडेशन में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब और शेयर होल्डर का मतलब ये है कि हम शेयर होल्डर का मतलब यहाँ पर केवल और केवल इक्विटी शेयर होल्डर की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इक्विटी शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, ना कि प्रेफरेंस की। तो अगर कोई लिक्विडेशन हुआ है, अच्छी बात है, लिक्विडेशन हुआ है, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अगर लिक्विडेशन हुआ है तो जो लिक्विडेशन की डेट होती है, उस दिन जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है, वो जाहिर सी बात है लिक्विडेशन की डेट के पहले का कमाया गया होगा। और हमें मालूम है लिक्विडेशन के पहले अगर कोई अमाउंट है रिजर्व एंड सरप्लस का, और हम एसेट को रिलीज करके देते हैं शेयर होल्डर में,
तो वो हमेशा क्या माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। वही चीज़ 222C में क्लैरिफाई कर दिया है, भले ही लिक्विडेशन का केस हो, लेकिन उस अमाउंट तक जो रिजर्व एंड सरप्लस लिक्विडेशन की डेट में पड़ा हुआ था उसके जस्ट पहले, उस अमाउंट तक एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन डीम्ड डिविडेंड ही माना जाएगा, और उसके बाद उसके ऊपर का कोई भी अमाउंट का पेमेंट हम शेयर का रीपेमेंट मान लेंगे। इज इट क्लियर? यस। 222D क्या कहता है? सर एक बात तो क्लियर कर दीजिए कि ये वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट का क्या मतलब है। मैं फिर से 222A पर जाता हूँ। ये फिक्स एसेट है, ये 5 लाख की है और इसकी मार्केट वैल्यू है 8 लाख। अच्छा, ये शेयर होल्डर हैं, शेयर कैपिटल है एक्स की और वाई की, मैंने आपको शायद बोला था 10 लाख और 8 लाख। और यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस है, मान लेते हैं 12 लाख, चलो 6 लाख। और मैं इधर लिख दूं, ये जो एक्स और वाई दो शेयर होल्डर है ना, इनका था 8 लाख प्लस 2 लाख, ये हुआ 10 लाख। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, मैं इतना वो टेंशन नहीं ले रहा कैलकुलेशन। 7 लाख और 1 लाख। सर ये है क्या? ये ओरिजिनल शेयर्स हैं और ये बोनस शेयर्स हैं। ये ओरिजिनल शेयर्स हैं, ये बोनस शेयर्स हैं। बोनस मिलता कहाँ से है? सर वो बोनस मिलता है यहाँ से, रिजर्व एंड सरप्लस से ही तो बोनस गया होगा। अभी नहीं, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले कभी ना कभी बोनस गया होगा, तब जा करके ये बना होगा। यानी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को पास्ट में कभी बोनस से शेयर दिया था। बेसिकली उन लोगों ने खरीदा था 8 लाख का, फ्री में मिला 2 लाख। उन्होंने खरीदा था 7 लाख का, फ्री में मिला 1 लाख। ये जो 3 लाख है ना, ये कैपिटलाइज किया गया है। ये रेवेन्यू प्रॉफिट है। ये क्या है? रेवेन्यू प्रॉफिट है। और रेवेन्यू प्रॉफिट को इन लोगों ने कैपिटलाइज किया है 2 लाख और 1 लाख से। अगर ये रेवेन्यू प्रॉफिट देखा जाए टोटल मिलाकर, तो दिस इज जस्ट इक्वल टू 9 लाख। कितने के बराबर है? 9 लाख के बराबर का हमारे पास प्रॉफिट है। जरा देखो, चाहे वो कैपिटलाइज किया गया हो या ना किया गया हो। ना किया गया कैपिटलाइज 6 लाख है और कैपिटलाइज किया गया प्रॉफिट 3 लाख है। 2 लाख और 1 लाख। अब मेरी बात समझ में आई? तो अगर हम आपसे कहें कि हम डीम्ड डिविडेंड कितना माने, चलो अब इसी केस में बताओ कि कंपनी ने ये एसेट उठा करके शेयर होल्डर में बांट दी, हम डीम्ड डिविडेंड कितना माने? 5 लाख माने, 8 लाख माने, 6 लाख माने या 9 लाख माने? भाई मेरे पास कई ऑप्शन आ गए ना। तो कहा गया यस, मार्केट वैल्यू को कंसीडर करेंगे, फेस वैल्यू को नहीं, मार्केट वैल्यू को। यानी हमारी पहली नज़र में आता है 8 लाख। कितना आता है? 8 लाख। लेकिन ये किसी भी कीमत पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किससे? रिजर्व एंड सरप्लस से। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 6 लाख। नहीं नहीं नहीं, अब गलत मत कर देना। इस 6 लाख में हमको ये ऐड करते हुए चलना है, इन तीनों को ऐड कर लेना है, 6 लाख, 2 लाख और 1 लाख को। अब बताओ हमारे पास रिजर्व्स कितना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, टोटल मिलाकर प्रॉफिट कितना था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? 9 लाख। तो 9 लाख के कम है? हाँ सर, तो पूरा 8 लाख हमारा डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। पूरा का पूरा 8 लाख डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। 6 लाख को ध्यान में नहीं रखेंगे, अब 9 लाख को, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट कैपिटलाइज्ड। तो नॉट कैपिटलाइज की फिगर है 6 लाख और कैपिटलाइज की फिगर है 3 लाख। इन टोटालिटी द accumulated profit was 9 lakh. While we are just distributing the amount of dividend as a dividend, deemed dividend is rupees 8 lakh, the market value of the asset. तो हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया वो 8 लाख है और हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है 9 लाख। तो आप 8 लाख कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसकी मार्केट वैल्यू आ जाए 10 लाख, तो हम कितना डिविडेंड मानेंगे? 9 लाख तक का मानेंगे, इससे ज़्यादा का डिविडेंड नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? अब तो समझ में आया वेदर कैपिटलाइज और नॉट? यस सर, समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो एक बार और पीछे जा करके देखिए। नेक्स्ट सेशन में हम आपको आते ही पहले ये बताएंगे, इसकी पूरी कहानी बताएंगे, उसके बाद हम डिविडेंड को ख़त्म करेंगे। ये चीज़ याद रखेंगे। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो मैं ये छोड़ रहा हूँ 222E, बेसिकली इट विल टेक मोर देन हाफ एन आवर। तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे। जितना भी मैंने पढ़ाया, अगर आपको उसमें कुछ लगता है कि नहीं समझ में आया, डू नॉट वरी एनीथिंग अबाउट दैट।
आप नेक्स्ट सेशन को कवर करेंगे मैं दोबारा उस चीज़ को रिवाइज करूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ उसमें भी कवर हो जाएगी ईजीली। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।